गाइस, कैसे हो? अच्छे हो? ओके, ठीक है। जो हमने सीरीज चालू की थी जीओसी की, उसमें हमारा ये थर्ड लेक्चर है और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा आपके रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो जनरली रेजोनेंस क्या होता है, और इससे पहले जो दो हमने वीडियोस अपलोड की है उसमें पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है, और उसके बाद में उस पर जिस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ओके, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन पिछली क्लास में लिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कोर कंसेप्ट, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेजोनेंस इफेक्ट में। अगर आपको पिछले दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद में ये हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, हर वीडियो हम उसी बेसिस पे निकाल रहे कि अगर आपने सेपरेट वीडियो भी देखा तो भी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं और आपके वीडियो कम से कम समय के होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। तो वीडियो जो है आपको थोड़े कम टाइम के ही मिलेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा नॉलेज भरा होगा। ओके, ठीक है। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है ये पढ़ेंगे, है ना। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, रेजोनेंस। अब देखो बेटा, कहीं कहीं पे बच्चों का ये मानना होता है कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही है। चलो ठीक है, हम भी कंसीडर कर लेंगे मेसोमेरिक और रेजोनेंस ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइन्यूट फर्क होता है बेटा। क्या होता है बेटा? माइन्यूट फर्क होता है, जो कि हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे रेजोनेंस वाली चीजें सारी मेसोमेरिक में ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं, उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। जो भी वैकेंट होगी, कार्बोकटाइन जैसे चीजें जो होंगी उसमें वैकेंट। अब वैकेंट का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार के किस टाइप के आपके रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक से आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से आते हैं। क्योंकि अब आपको यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे आपके जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, देखो अगर आपने चारों इफेक्ट, अब चारों इफेक्ट हमारे हो जाएंगे लगभग, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, उसके बाद में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो देखो रेजोनेंस और मेसोमेरिक को हम जनरली एक ही मान के चलेंगे। ओके, जैसे हर लोग करते हैं, जो भी डिफरेंस होगा थोड़ा सा वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेसोमेरिक ज्यादा होता है रेजोनेंस से, है ना, और उसके बाद में ज्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और सबसे कम होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, क्या होता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होता है, उससे ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अगर किसी कंसेप्ट में आपके तीनों चारों इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब तीन इफेक्ट लग रहे हैं, एक पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है और मेसोमेरिक भी लग रहा है, तो हम किसको मेजर मानेंगे, किसको प्रायोर मानेंगे, किसको प्रिंसिपल मान के चलेंगे? तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है आपकी। ओके, अगर इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक में आपको कंपैरिजन करना पड़े तो आप आंखें बंद करके मेसोमेरिक को लगा के आना। ओके, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देंगे। ओके बेटा, तो जुड़े रहिए, हम आप पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किस प्रकार का आपका इफेक्ट है। ये होता है बेटा आपका परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है बेटा? परमानेंट इफेक्ट। ओके, और परमानेंट इफेक्ट को, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट को हम आर से डिनोट करते हैं, और मेसोमेरिक की बात करूं तो एम से डिनोट करते हैं। अब इसमें भी जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप थे, माइनस आर प्लस आर या फिर माइनस एम प्लस एम। हम माइनस एम और प्लस एम की सीरीज लेकर चलेंगे, बाकी चीजें आप कंसिडर कर लेना, रेजोनेंस की ही होंगी ऐसे करके। ओके, दूसरी चीज होती है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली, ये क्या होता है बेटा, एक प्लेन में चलने वाली चीज है, प्लेनार चीज है। क्या है बेटा? प्लेनार, जहां पे हम पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड और लोन पेयर, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? नॉन बॉन्डिंग पेयर कहेंगे। और आपके वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होती है, कहां से कहां रेजोनेंस आपका पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पी ऑर्बिटल होना और वो भी प्लेन में होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लेनार क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने अगर कभी पढ़ा होगा, 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है बेटा पी जेड।
है ना। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं और हम इसे अगर 3D में जानने की कोशिश करेंगे 3D में, तो 3D में कैसा होता है देखो, ये तो आपको पता है कि हम 2D निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है बेटा 2D में है ना। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है 2D में है। अगर मैं इसमें एक बीच से प्लेन पास करूं, है ना, एक एक्सिस बीच से पास करूं, तो वो एक्सिस ऐसे कुछ दिखेगा, है ना। और इन तीनों में कितने का एंगल रहेगा बेटा आपके, 90 का एंगल रहेगा, है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको क्रॉस मान के चलूं, तो ये जो थर्ड वाला एक्सिस है ये इन दोनों को काटते हुए चलेगा, ये आपके और मेरे तरफ रहेगा, है ना। ये इस तरीके के होते हैं। अब जनरली जो हम इंटरन्यूक्लियर, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम पीजेड मान के चलते हैं, है ना। और ये होता है बेटा आपका पीएक्स और ये होता है बेटा पी वाई, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो आपको लिख के देगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बेसिस पे ही आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा पी ऑर्बिटल, देखो अगर मैं मान के चलूं कि एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, जैसे हमने लिखा ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आपको सभी को पता होगा, ब्यूटाडाइन है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा 1,3, इसीलिए हम 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। अब देखो ये जो जनरली क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन क्या चीज है, तो इसके जो पी ऑर्बिटल होंगे एक्चुअल में, है ना, ये जो पी ऑर्बिटल होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे बेटा, है ना। ये जो पी ऑर्बिटल होंगे इसके कुछ इस तरीके से होंगे, ये हाइड्रोजन हम नहीं बताएंगे। तो देखो ये जो पी ऑर्बिटल है ये सभी एक प्लेन में है, तो क्या होगा यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो सकता है बेटा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि मानो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं कभी जब आपकी पी ऑर्बिटल सेम है। अगर मान लो पी ऑर्बिटल ऐसे है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या फिर ऐसे है दोनों तो ये दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। और मान लो कि थर्ड वाली ऑर्बिटल ऐसी है जो इस बोर्ड को काटते हुए चल रही, तो ये भी देंगे। लेकिन कभी ये जो अपोजिट ऑर्बिटल होंगे, मतलब ये है पीएक्स, मान के चलो अगर ये खड़ी है तो ये क्या है बेटा पीएक्स है, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे हमने क्या कहा पीजेड, और ये क्या है बेटा प्लेन को काटती हुई ये क्या है बेटा पीवाई है। तो मान लो पीएक्स और आपकी पीजेड, पीजेड एंड पीएक्स ये कभी एक दूसरे में बॉन्ड मतलब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी पी ऑर्बिटल कैसी चाहिए बेटा प्लेनार चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ। जब तक आपकी पी ऑर्बिटल प्लेनार नहीं होगी तब तक आप रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ओके बेटा, अब देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट किस किस तरीके का होता है। तो देखो पी ऑर्बिटल टू पाई बॉन्ड, पाई टू पी जिसे हम कहते हैं, पाई टू पी मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है। अब कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, सभी को पता है। अब अगर मान लो कि ये पी ऑर्बिटल ऐसी है ना, ये पी ऑर्बिटल ऐसी है, इसकी पी ऑर्बिटल ऐसी है और इसकी पी ऑर्बिटल ऐसी है, क्योंकि रेजोनेंस में जितनी भी चीजें होंगी, रेजोनेंस में जितनी भी चीजें होंगी वो प्लेनार होती है। ये चीज मान के चलो पी ऑर्बिटल उसमें प्लेनार होते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वैकेंट है ना। तो वैकेंट पे ये पाई ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा यहाँ से इसमें मूव करेगा। कब करेगा, जब ये प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा तभी मूव कर सकेगा, है ना। ये होता है आपका एक तरीका के पाई टू पी ऑर्बिटल। ओके, एक होता है बेटा पाई टू वैकेंट पी, जिसे हम यही कहते हैं पाई टू वैकेंट पी, या फिर क्या होता है बेटा पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, या फिर लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। ऐसा हम कहेंगे कि लोन पेयर टू पाई बॉन्ड चलते हैं, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। अब ये लोन पेयर टू पाई बॉन्ड क्या होता है, तो देख लो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, यहीं पे लिख लेंगे। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास NH2 है, NH2 है, इसके पास लोन पेयर है CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4। ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये लॉन्ग भी होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है या क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक से। प्लेनारिटी जो चीजें हैं ये समझ लो पहले। तो देखो इसके लोन पेयर, अब देखो इसके लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसके पी ऑर्बिटल में है, और सारे के सारे पी ऑर्बिटल कैसे एक लाइन में, तो ये ऑर्बिटल इधर कर देगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसका हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं तो ये देख लेना।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से हम बताते हैं बेटा। जैसे कि इसमें क्या होगा, फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, और ये जो है आपका डबल बॉन्ड का क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये होता है बेटा आपका लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। या फिर क्या होता है बेटा आपका, और एक चीज अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, यहाँ पे होता है बेटा कार्बोकटायन मतलब वैकेंट। देखो वैकेंट ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, या फिर वैकेंट पी। अब वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके पास होते हैं बेटा, जो पी ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, जैसे बोरॉन के पास क्या है बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब क्या है, बोरॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालू 1s2 2s2। अब देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 5, तो इसका क्या होगा बेटा 2p1। अगर मैं इसको निग्लेक्ट करूं तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, तो p के 2 ऑर्बिटल तो एम्प्टी है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। या फिर क्या होता है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे कि आपका सल्फर हो गया है ना, सल्फर के पास क्या है बेटा आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। उसके बाद में और चीजें हैं जो डी ऑर्बिटल से बिलोंग करेंगी है ना, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जैसे 3d सीरीज वाली, मतलब थर्ड पीरियड वाली है ना, थर्ड पीरियड वाली जो भी एलिमेंट्स है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये भी चीज हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बताएगा। तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकटायन है ना, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके ऑर्बिटल कैसे होंगे, प्लेन में होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां तक हो गया ये हुआ। अब एक आता है बेटा पाई टू पाई बॉन्ड। क्या होता है बेटा, पाई टू पाई बॉन्ड। अब पाई टू पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब देखो ये क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, ये आगे की ओर मूव करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ओके, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये जो एरो मैं बता रहा हूँ, ये जो एंड होता है टेल, जिसे हम कहते हैं, ये टेल होता है पॉजिटिव, और जो हेड होता है इसका वो होता है बेटा निगेटिव है ना। जिस साइड में ये पार्ट आएगा वहां पे निगेटिव चार्ज देना, और जिस साइड में ये आएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज देना। देखो इस तरीके से होता है। अब देखो एक्चुअली में इसमें एक चीज आती है ना, इसमें जो रेजोनेंस होता है, एक्चुअली में क्या होता है, रेजोनेंस मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में उसको स्टेबलाइज करना है। एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा आपके एक ही तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस कहते हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी टाइप्स है उसके है ना, ये इस तरीके के रेजोनेंस हम देख सकते हैं। लेकिन रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा फॉर्म होना। अब वो क्या होता है, वो मेन कंसेप्ट हम अभी सीखेंगे एक सेकंड में। ओके, एक बार मैं रब कर लूं। ओके बेटा, तो देखो परमानेंट इफेक्ट था, ये तो सभी को पता है। अब ये जो था बेटा, इसमें कोई डिस्टेंस की कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस कोई मायने नहीं करता है ना। जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी कैसे होगी फिर इसकी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं देख लेना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, मान लो कि NO2 ग्रुप है। अब सभी को पता है NO2 ग्रुप कैसा दिखता है, ऐसे। अब देखो अगर मैं मान लूं कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने खींच लिए, तो ये कैसे बनेगा बेटा, NO माइनस डबल बॉन्ड O है ना। अब ये फिर से इसमें जा सकता है, इसीलिए हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसमें, तो ये कैसे देखो अगर मैं सिंगल एरो से बताऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो क्या ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है ना।
तो ये रिटर्न उसी स्ट्रक्चर पे आते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम जिसे कहते हैं। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल स्ट्रक्चर्स, है ना। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और ये जो रेजोनेंस है बेटा, ये रेजोनेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ये चार्ज कभी अकेले के ऊपर नहीं रहता, तो ये जितने भी रेजोनेटिंग फॉर्म है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और एक्चुअली में इसका रेजोनेंस जो एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा ऐसे। अगर इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 ऑक्सीजन है और इसमें डॉट 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 करके यहाँ पे निगेटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव देखो, कभी अगर इसको मैंने अपने कंसिडरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन 1 और इसको 2 मान लिया, इसको 2 इसको 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 1 मान लिया, तो देखो निगेटिव चार्ज कभी 1 पे है कभी 2 पे है ना, कभी 1 पे है कभी 2 पे है। और ऑक्सीजन पे हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन नंबर 1 है ऑक्सीजन नंबर 2 है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट ही, एटम ही है। तो देखो इसलिए दोनों को स्ट्रक्चर को मिला के जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है ये एक्चुअली होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं आपको, अगर मैं मानूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है यहाँ पे मान लो, है ना, और इधर कोई भी ग्रुप है लग के इसके साथ, तो इसमें भी क्या है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा सबसे पहले एक बार, तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन माइनस बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। फिर से अगर इसने दे दिया तो ये कैसे बनेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। क्या हम जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे रिटर्न आ गए ना, तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली आपको बेंजीन रिंग के ज्यादा मिलते हैं और बेंजीन रिंग पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपकी रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, रिएक्शंस होती है। तो क्या चीजें होती है हम देख लेंगे अब बेंजीन रिंग में, है ना, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो बेंजीन रिंग में क्या है बेटा, 1 2 3 पाई बॉन्ड, है ना। तो अगर मैं मान लू 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। फिर से अगर 1 2 3 4 5 और 6, फिर से अगर मैं इसको घुमा दूं, है ना, और इसको अगर लिखने की कोशिश करूं, तो देखो बेटा क्या ये डबल बॉन्ड फिर से उसी जगह पे आ गए ना। इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक ही है। और इन दोनों को मिला के हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें आपने कई बार देखा होगा बेंजीन के इसमें यहाँ पे एक रिंग दी जाती है, वो बीच में होल नहीं है या फिर कोई ओ नहीं है, वो क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जितने भी कार्बन है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनार होता है और इक्विवेलेंट होता है ना। इसलिए ये सारे कार्बन एक जैसे हैं। क्लियर होगी ये बात। अब देखो यहाँ पे चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है ना। यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट के साथ स्टेबिलिटी भी बताई है। तो यहाँ पे सीरीज आती है प्लस एम और माइनस एम, मेजोमेरिक की तरह है। हाँ, मेजोमेरिक जनरली क्या है बेटा, ओ आर और यहाँ पे है सी प्लस। एक्चुअली में यहाँ पे हम मेजोमेरिक जैसी चीजें लगाते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये नहीं है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है, तो देखो रेजोनेंस होने के लिए फॉर रेजोनेंस देयर शुड मस्ट बी, क्या कंडीशन जरूरी है, ओके, कंडीशन ये है पाई बॉन्ड will break and pi bond is formed only, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाई बॉन्ड ही टूटेगा और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड तो नहीं टूट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको देने की वजह से इस पे क्या हो रहा है बेटा, ओ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पाई बॉन्ड नहीं था लेकिन पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं, ये मेजोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। इसमें कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो ये ऐसा ये डिफरेंस होता है मेजर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लिखा आपने, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों हम किस लिए है, आपको समझाने के लिए है ना। तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, 2 एग्जांपल लेता हूं मैं आपके यहाँ पे, ये रखता हूं यहाँ पे। देखो अगर मैं मान लो कि CH3
CH2 डबल बॉन्ड C OH। ओके, एक स्ट्रक्चर ये है और स्ट्रक्चर ये है। ओके, और एक स्ट्रक्चर ये है, ओके। अब इन दोनों में से पहला और दूसरा, क्या इन दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा? ओके, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो किस में नहीं लगेगा और किस में लगेगा तो किस में लगेगा, बराबर। तो ये दोनों चीजें आती है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ये पाई बॉन्ड क्या हुआ बेटा, ब्रेक, बी फॉर ब्रेक। ओके ओके, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड टूट के, सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या हुआ बेटा, पाई बॉन्ड बन गया, है ना। सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या हुआ, पाई बॉन्ड बन गया। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होना था, पाई बॉन्ड ही ब्रेक होना था और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होना था, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई एटम का शिफ्टिंग नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन था, लेकिन ये हाइड्रोजन बाद में किस पे चला गया। अगर मैं इसको अलग कलर से डिनोट करूं तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली कहां से कहां मूव हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, CH2। देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि पाई बॉन्ड ही बनना चाहिए और पाई बॉन्ड ही टूटना चाहिए, और दूसरी नो शिफ्टिंग ऑफ एटम, एटम की शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, एटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बना, पहली कंडीशन तो वो हो गई। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी क्या हुआ बेटा, मूव। तो इसके वजह से ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इससे हम क्या कहते हैं बेटा, टॉटोमर कहते हैं, टॉटोमर। अब आपको पता होगा टॉटोमर, आपने अगर आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज आती है, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमर करके एक कंसेप्ट आती है बेटा, ये यहाँ वहां पे पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं ये पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड ही टूटा है और पाई बॉन्ड ही बना है, तो इसमें एटम की शिफ्टिंग हो गई क्या, नहीं हुई है। इसलिए ये कंडीशन होती है आपकी रेजोनेंस की। क्लियर हुआ, रेजोनेंस क्या चीज होती है और मेसोमेरिक क्या चीज होती है, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। तो चलिए इसकी हम प्लस एम की सीरीज के बारे में बात करेंगे, माइनस एम की सीरीज के बारे में बात करेंगे, और इस पे क्वेश्चन किस तरीके के पूछते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं रब करके आपसे। तो देखो बेटा, जैसे कि हमने कहा था कि हम प्लस एम और माइनस एम के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी है, जो जहाँ पे हमारा टाइम बचना चाहिए, इस हिसाब से मैंने ऑलरेडी सीरीज लिख के रखी है। तो देखो यहाँ पे जो CH2 है माइनस, NH माइनस, OH माइनस, इनका जो इफेक्ट होता है प्लस एम इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आपके लोन पेयर वाले आते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले आते हैं। अब ये चीज ऐसा क्यों है, ये फर्स्ट में आते हैं, ये लास्ट में आते हैं, क्यों है? जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिटेल में डिस्कस किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो निगेटिव चार्ज होता है आपका, कोई भी निगेटिव चार्ज, ये स्टेबल होने के लिए पहले मूव करेगा, पहली चीज है मूव करेगा, तो निगेटिव चार्ज पहले आना लाजमी है। ओके, उसके बाद में लोन पेयर आते हैं, है ना, ये चीज हमने बताई थी। अब इसमें एक चीज आती है कि यार हाँ, इसमें फिर ठीक है, इस पे तीनों पे निगेटिव चार्ज है, तो OH क्यों आगे नहीं आया या फिर NH क्यों आगे नहीं आया, कार्बन ही क्यों आया? तो यहाँ पे एक चीज आती है, आपको बताता हूं मैं। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली बात की थी सबसे पहले लेक्चर में, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं भी याद है तो एक बार पहला लेक्चर देख लेना, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, है ना, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं या फिर निगेटिव चार्ज देते नहीं। और आपको पता है, अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी है बेटा 3.5, इसकी है 3.0 और इसकी मान लो 2.5, है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो खुद के पास रखेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं दे रहा है। और हम प्लस एम की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर हो गई बात, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या करेगा बेटा, आपके प्लस एम जो भी पावर है आपकी रेजोनेंस, यहाँ पे हम रेजोनेंस की जगह मेसोमेरिक लिख लेंगे, मतलब प्लस एम जो है ये आपको वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना, क्लियर हुआ। तो ये चीज होती है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है सर, फिर यहाँ पे लोन पेयर में यही क्यों आ गए, है ना, अब कार्बन क्यों नहीं आया? बेटा आपने अब तक पढ़ा होगा, आपके लोन पेयर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। कार्बन पे कभी लोन पेयर देखे?
नहीं देखे है ना, इसीलिए कार्बन नहीं आता। और हाँ एक चीज है कि चलो ठीक है सर, मान ले कि नाइट्रोजन वाले लोन पेयर आ गए, लेकिन सर आपने हमें एक चीज सिखाई थी इंडक्टिव इफेक्ट में, जो आर ग्रुप होते हैं, आर ये प्लस आई शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो NH2 NHR और NR2 में ऐसी क्या खासियत है कि NH2 आगे आया, अगर हम कंसेप्ट वाइज चले तो NR2 आगे आना चाहिए था। क्लियर हो रही है चीजें? NR2 आपके माइंड में क्वेश्चन आना लाजमी है ना, क्वेश्चन आने भी चाहिए, जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। तो देखो NH2 में एक दूसरी कंसेप्ट आती है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे बातें निकली ही है तो आपको मैं पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट ही यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली चीज होती है बेटा एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो आप पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हो ना बेटा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ये होती है बेटा एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, तो इधर इधर क्या होती है बेटा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या होती है बेटा इंक्रीज करती है। ये तो ही एलिमेंटल, और आप लोगों को जनरली यही पता होती है, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है बेटा। जैसे कि दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है बेटा आपके हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब तक के लिए याद करो, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर हम देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं बेटा? परसेंट एस कैरेक्टर। और परसेंट एस कैरेक्टर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। जैसे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है s और p। देखो परसेंट कितने होते हैं टोटल 100, और 100 में से s और p कितने एलिमेंट है? 2, एक s का एक p का है। तो अगर 100 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो यहाँ पे कितने बचे? 50। तो इसमें 50% s है और 50% p है। समझ आ रही है चीजें? अगर इसकी बात करूं 100, तो यहाँ पे एक s है और p के 2 है, तो टोटल एलिमेंट कितने? 3। तो यहाँ पे कितने आ गए बेटा? 33.3 आई थिंक सो, है ना। तो यहाँ पे 33% s है और बाकी बचा हुआ क्या है बेटा? p है ना। और अगर इसकी बात करूं sp3 में 100 और कैरेक्टर कितने? p के 3 और s का एक 4, तो इसमें कितने परसेंट हो गए बेटा? 25%। तो यहाँ पे s क्या है बेटा? 25% सिर्फ s है, और बाकी बचा हुआ जो 75% है वो तीनों p में डिवाइड किया गया है। अब इतनी चीज है तो देखो यस कैरेक्टर कैसे बढ़ता है बेटा आपके हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा है, और s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और sp जो होता है बेटा लीनियर होता है, sp2 होता है बेटा प्लेनर। sp2 क्या होता है बेटा? प्लेनर होता है। और sp3 क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। अब इसमें एंगल कितना होता है बेटा? 180। इसमें क्या होता है बेटा? 120। और इसमें होता है बेटा 109.28 मिनट, जो भी होगा, है ना। ये आपके एंगल होते हैं। मतलब क्या है? और एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है चीजें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सिर्फ एलिमेंटल के बेसिस पे नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, परसेंटेज कैरेक्टर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, या फिर अब देखो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, है ना। जनरली ये चीजें करते हैं, तो यहां से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर रिंग साइज में देखो, रिंग साइज में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही निकली है, तो आपको सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर करवा रहा हूं। और ये सारी जो कंसेप्ट है बेटा ये CSIR नेट गेट सेट की है, और यही कंसेप्ट आपके नीट JEE में भी चलेंगी। ओके बेटा, तो ये चीजें समझ लेना। ये सभी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा CSIR नेट सेट गेट बार जितने भी एग्जाम है उन सभी को अप्लीकेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ओके, और ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। अब रिंग साइज में क्या होता है बेटा? रिंग साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब रिंग साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने 3 मेंबर लिया, 4 मेंबर लिया, 5 मेंबर लिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट की ज्यादा होगी, सेकंड की कम होगी, और थर्ड की उससे भी कम होगी। मतलब 1 2 3 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर होती है।
आई होप सो कि आपका सारा चीज क्लियर हुआ होगा, है ना। ये चीज अच्छे से नोट करके रखना बेटा, इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से नोट करके रखना। और यहाँ पे वही चीज हम देखेंगे, जैसे कि NH2 हो गया, NH4 हो गया और NR2 हो गया। अगर मैं NH2 की बात करूं, अगर इसने बॉन्ड बनाया है, और NHR की बात करूं, अगर इसने बॉन्ड बनाया है तो, है ना। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, NH बॉन्ड बना है, NHR बॉन्ड बना है और NR बॉन्ड बना। अब R को मैं इलेबोरेट करके लिखूंगा, ये मान लो कि CH3 है, क्या है बेटा, CH3 है। ऐसे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ऐसा कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा जो बिना डिस्कस करे हम ये करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की साइज स्मॉल है, तो यहाँ पे लोन पेयर और हाइड्रोजन में कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं होगा, कोई रिपल्शन होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप लोन पेयर की बात करोगे तो मिथाइल ग्रुप ये खुद ही बल्कि ग्रुप है, और लोन पेयर तो सबसे ज्यादा बल्कि है ना, बल्कि नेस में लोन पेयर सबसे ज्यादा बल्कि मानते हैं हम। तो लोन पेयर और मिथाइल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा, रिपल्शन स्टार्ट होता है, और रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, बढ़ता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और यहाँ पे ही बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल कहाँ पे लिखा, हाँ, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें इलेक्ट्रॉन देते नहीं तो लेते हैं, या फिर खुद के पास रखना पसंद करते हैं। इसीलिए NR2 इलेक्ट्रॉन देता नहीं तो उसके कंपैरिजन में लेता है, और NH2 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं तो देता है। ये चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर करेंगे, एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज क्लियर करवा देंगे। अब OH लोन पेयर है, उसके बाद में OR, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगी होगी, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल की चीज, यहाँ पे NH COR। अब देखो ये पीछे क्यों आ गया, आपने देखा होगा कि NH यहाँ पे, लेकिन देखो बेटा इसमें एक चीज आती है, इसमें एक कंसेप्ट आती है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, रेजोनेट में जा रहे हैं। मतलब इधर देने से मतलब खुद में ही एंगेज है, इसलिए इनकी जो ऑर्डर है वो पीछे आ गई, है ना। और सबसे कम हम हाइड्रोजन की मानते हैं, है ना, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें प्लस m की बातें हम कर रहे हैं बेटा, क्लियर हुई, है ना, यहां तक क्लियर हुआ। चलो तो देखो बेटा आपके सामने है -m की सीरीज। अब इसमें भी क्या है बेटा, देखो जैसे कि NO2 SO2R CN CHO COX COR COH CONH2 COO-। अब देखो यहाँ पे NO2 क्यों सबसे ज्यादा आया होगा, तो वैसी कंडीशन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। अब देखो ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्प्लेस हुए होंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जनरली ये एक कंसेप्ट होती है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन दूसरी कंसेप्ट होती है, अब इनको हम लेके चलेंगे, जो +m और -m है, इसको आपको बेंजीन रिंग के ऊपर अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन होते हैं। और ये सारी चीजें आपको सेम तरीके से अप्लाई कर होते हुए दिखेंगी। ओके, तो देखो बेंजीन रिंग ले लूंगा, कॉमन सी चीज बताता हूं मैं आपको। बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब +m वाली सीरीज, +m वाला कोई भी एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे वो सभी के लिए अप्लीकेबल होंगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे कि मानो NH2 है ना, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर। तो देखो अभी अभी हमने रेजोनेंस पढ़ के आए थे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन वगैरह आप यहाँ पे, चलो ठीक है मैं ही लिख लेता हूँ। तो देखो आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड के आगे अगर लोन पेयर है तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे, बराबर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ही टूट रहा है और पाई बॉन्ड ही बन रहा है। लेकिन अब हम इसको हम मेसोमेरिक के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोन पेयर, वही कंडीशन है, कंडीशन सेम दिख रही है, तो यहाँ पे भी वही चीजें अप्लाई होंगी। देखो क्या हुआ कि यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे आ गए, तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑलरेडी एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट गया, है ना। और पिछले ही वीडियो में शायद से मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर निगेटिव। तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव, बराबर है, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव। तो देखो NH2 के पास से ये एरो निकला था, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव, और बाकी जहां पे एरो दिखा है वहीं पे चेंज करना होता है, बाकी जगह पे आपको चेंज करने की कोई नीड नहीं होती। तो देखो अब फिर से यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अब अभी का एक एप्लीकेशन आ गया कि मान लो CH2 था नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2, तो अभी अभी हमने ये भी देख के आ गए थे कि नेगेटिव चार्ज भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला जाता है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। हाँ, तो ये जो हम कर रहे हैं बेटा ये एप्लीकेशन है इन सारे सीरीज के। हम एक एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब प्लस एम वाला भी बता रहे हैं, और एक एग्जांपल आपको माइनस एम वाला भी बताएंगे, तो सारी चीजों में वो एप्लीकेबल रहेगा। कैसे होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो मैंने कहा जहां पे आरो है वहीं पे चेंज करना होता है, बाकी जगह एज इट इज जो लिखा है वही एज इट इज आपको फॉलो करना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। अब देखो चेंज कहां पे हुआ है आपके, ये निगेटिव चार्ज इधर गया, तो निगेटिव चार्ज इज नथिंग बट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। निगेटिव चार्ज भी क्या होता है बेटा आपका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी एक बॉन्ड की तरह है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हेड, देखो ये चीज ये याद रखना। फिर से क्या होगा, फिर वही कंडीशन आ गई, वही कंडीशन आ गई, तो इसी को फॉलो करते हुए आगे चलो, है ना। यहाँ पे अब क्या होगा, फिर यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। चीजें समझ आ रही है। फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वही चीजें वापस से आ गई। अगर वही चीजें वापस से आ रही है, वही चीजें, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं आपको, जैसे कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल देखो तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन में था, लेकिन अब अगर देखो तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन में आ गया, मतलब ये क्या हुआ, रेजोनेट हो गई, है ना स्ट्रक्चर। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। हमने पहले लेक्चर में यानी पहली बार डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और एक चीज अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस एम वाले रिंग को एक्टिवेट करते, क्या करते बेटा, प्लस एम ग्रुप्स एक्टिवेट्स रिंग को क्या करते बेटा, एक्टिवेट करते। अब ये रिंग को एक्टिवेट करना मतलब क्या है, तो देखो रिंग में निगेटिव चार्ज दे रहे, रिंग में निगेटिव चार्ज दे रहे, और ये निगेटिव चार्ज, यही निगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऐसे कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये एक्टिवेट करेंगे रिंग को। दूसरी चीज, प्लसियम जो ग्रुप होते हैं बेटा, ये क्या करते बेटा, आपके एसिडिटी को कम करते, एसिडिटी को क्या करते बेटा, डिक्रीज करते। क्या करते बेटा, एसिडिटी को डिक्रीज करते। ये चीजें क्लियर हो गई। ये दोनों चीजों पे, इन दोनों मतलब ये दोनों कंसेप्ट पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके जीओसी में इसी मेसोमेरिक ग्रुप से ही आते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट से या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिटी आपको कंपेयर कराई जाती है, यही चीज है आपको जो ध्यान में रखना है। अब और अगर माइनस एम वाला ग्रुप बेंजीन पे ले लूं, बेंजीन पे अगर माइनस एम वाला ग्रुप ले लूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे हम। देखो प्लस एम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सॉरी माइनस एम जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और वैसे ही प्लस एम वाला क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एरो का मीनिंग एज इट इज लिख देता हूं मैं, यानी आपको काम में आ जाए। ओके, तो देखो अगर प्लस एम वाला रिंग को एक्टिवेट करता है तो माइनस एम वाला क्या करेगा, इसके अपोजिट डीएक्टिवेट करेगा। और अगर प्लस एम वाला एसिडिटी को कम करेगा तो माइनस एम वाला क्या करेगा बेटा, एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा, मतलब एसिडिटी कंपेयर करने में वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। वो क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं, यहां तक ये देख लेना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब क्या है बेटा, आपका माइनस एम। अब माइनस एम में से कोई भी एक ग्रुप ले लो, कोई भी एक आपके दिल से, चलो ठीक है। मैंने अगर मान लो कि यहाँ पे कंसिडर करूं मैं NO2 ले लूंगा, चलो NO2 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने NO2 ग्रुप ले लिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O माइनस। तो अब हमने क्या कहा था आपको
कि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, तो यहाँ पे क्या होता था, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होता था। तो देखो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, क्या, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वही कंसेप्ट लग रही है। देखो जो कंसेप्ट हमने सीखे है ना उसको अप्लाई करते आना चाहिए। अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको सीखा हुआ कुछ भी, यानी उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने अभी अभी बोला था कि जहां पे एरो दिख रहे हैं वहीं पे आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ वहीं पे चेंज करना है, बाकी जगह पे आपको चेंज नहीं करना है। तो देखो बेंजीन रिंग जो थी एज इट इज, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लिख लिया O माइनस O माइनस O माइनस, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और जहां पे एरो था वहीं पे चेंज करना होता है, बाकी जगह पे एज इट इज रखना होता है। तो मुझे बताओ ये जो टेल पार्ट है ये इस कार्बन की तरफ डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। देखो एक चीज नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें और एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको, ऑर्थो मेटा पैरा वाली चीज, वो भी हम मेसोमेरिक इफेक्ट में ही कवर करेंगे, वो भी देख लेंगे, पहले ये समझ लो। अब देखो क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एरो की मूवमेंट देखो चार्ज की तरफ हो रही है, और यहाँ पे चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ हो रही थी, ये चीज गौर करने वाली बात है। यहाँ पे O माइनस O माइनस, यहाँ पे चार्ज तो रहेगा, NO2 पे चार्ज रहता ही है, वो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज होता ही है, ये कंसीडर करके ही रखना यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ही नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड बन गया, फिर से रेजोनेट करेगा, तो ये क्या बनाएगा बेटा, डबल बॉन्ड N O माइनस O माइनस, और अब क्या होगा, पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर से क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स होता है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने वाला फोर्स, मतलब ड्राइविंग फोर्स, बाकी कुछ भी नहीं, सारी चीजें सिंपल सी है। तो देखो पहला स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, और पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होना मतलब ही रेजोनेंस होता है ना, अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है, जो अब यहाँ पे लिख के भी देता हूं मैं, -m वाला रिंग को डीएक्टिवेट करता है, क्या करता है बेटा, डीएक्टिवेट करता है। और दूसरी चीज -m वाला जो होता है बेटा आपके एसिडिटी को क्या करता है बेटा, एसिडिटी को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है ना। और हाँ -m वाला ये होता है बेटा आपका मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग मतलब आने वाला ग्रुप जो होगा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल E+ वाला ग्रुप, ये किस पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। और ये होता है बेटा आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्या होता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाला जो E+ ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, वो आपका जाएगा बेटा ऑर्थो पे या फिर प्यारा पे, वो डिपेंड करेगा आपके बल्कीनेस पे। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कीनेस ज्यादा है तो प्यारा पे प्रिफर करेगा, और अगर स्मॉल ग्रुप है तो वो ऑर्थो पे ही जाना पसंद करेगा। ये भी चीज होती है ना, ये चीजें आपको कोई ज्यादा बताता नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन हम सारी चीजें आपके कवर कराएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो फटाफट से मिलेंगे, ऑर्थो मेटा प्यारा क्या होता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो चीजें देखेंगे। तो देखो जैसे कि हमने मेसोमेरिक के बारे में डिस्कस किया, उसमें +m -m उसके सीरीज में क्या क्या डिफरेंसेस है ये भी चीजें देखी, और +m कैसे रिंग पे अपने चार्ज छोड़ता है, -m कैसे क्या करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसमें एक चीज आई थी, उसमें एक कंसेप्ट आई थी बेटा आपकी जो था ऑर्थो मेटा एंड पैरा कंसेप्ट, है ना। ये क्या होता है ये समझ लो। अगर कोई रिंग है, जब तक इस रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ना आए, मतलब कोई भी ग्रुप ना लगे, तब तक आप इस पे ऑर्थो, प्यारा और मेटा ये बता ही नहीं सकते हो। कोई अगर आपको पूछे कि बेंजीन रिंग में आपको ऑर्थो, प्यारा, मेटा आपको बताना है, शो करना है, तो सीधे सीधे बोल देना सर, सीधे प्लेन बेंजीन जो होती है उसमें हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ अगर आप हमें कोई एक सब्स्टिट्यूएंट दो, जैसे कि x मानो, x क्या हो सकता है, या तो -m हो सकता है या फिर +m हो सकता है,
सीधी सी बात है ना, मेसोमेरिक में दो ही चीजें तो होंगी, या फिर प्लस आर होगा या फिर माइनस आर होगा, है ना, यही चीज होगी। तो एक्स ग्रुप, अगर मैं बात करूं आपको बेंजीन रिंग पे एक्स ग्रुप यहां पे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन आपको बतानी है, शो करनी है। तो देखो जहां पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जो कार्बन उससे पहला वाला कार्बन, उससे जुड़ा पहला कार्बन ऑर्थो होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ऑर्थो। क्या होता है बेटा? ऑर्थो। और ऑर्थो से जुड़ा हुआ कार्बन, ऑर्थो के बाजू वाला कार्बन, ये होता है बेटा आपका मेटा कार्बन। क्या होता है बेटा? मेटा कार्बन। मेटा कार्बन क्या होता है बेटा? मेटा कार्बन। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एग्जैक्ट अपोजिट वाला कह लो या फिर मेटा के बाजू वाला कह लो, दोनों एक ही चीज है। एग्जैक्ट अपोजिट वाला कह लो या फिर मेटा वाला कह लो, ये होता है बेटा आपका प्यारा। क्या होता है बेटा? प्यारा। ये चीज होती है बेटा ऑर्थो मेटा प्यारा। अब क्या होगा अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा प्यारा भी पोजीशन चेंज होगी। जैसे कि देखो अगर मान लो मैंने इसको ये ग्रुप को यहां पे लगा दिया, तो अब इसका ऑर्थो क्या होगा? अब देखो इसका ऑर्थो, इससे पहला वाला जो ग्रुप होगा ये ऑर्थो बन गया। ऑर्थो को लग के जो होता है वो मेटा होता है, और मेटा के बाजू वाला जो होता है प्यारा होता है, या फिर ग्रुप वाले अपोजिट को। देखो पोजीशन चेंज कर दो तो आपके ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट की जो भी ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन है वो चेंज होती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब इस पे आते हैं बेटा आपके एसिडिटी और बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस। ओके, इस पे आते हैं बेटा आपके एसिडिटी बेसिसिटी वाले क्वेश्चन। और हाँ, ये जो हमने सीरीज ली है बेटा, ये जो सीरीज ली है ये ली है बेटा क्लेडन नाम के किताब से। क्लेडन, ओके, क्लेडन नाम के किताब से जो हमने पढ़ा है उसमें जितना भी हमें समझ आया उस बेसिस पे हमने ये सीरीज लगाई है। और क्लेडन में जो है इसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बेटा हैमेट। ओके, हैमेट नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे ये जो आपकी इफेक्ट है प्लस एम माइनस एम वाली इफेक्ट, ये उन्होंने डिस्कस की थी। और सबसे पहले इन्होंने ही मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था आपके इस सीरीज का, और उन्होंने तो इनकी वैल्यूज भी दी है। अगर आपको चाहिए होंगी वैल्यूज तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट होगा या फिर इसका फोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इसकी लिंक दे देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। और ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ये किसी ना किसी रेफरेंस बुक की है बेटा। ओके, CSIR, नेट, गेट, आपका MS सेट, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम ये किताबें पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये रेफरेंस बुक से ही ली गई चीजें हैं, ये कोई दिल से बनाई गई चीजें नहीं है। तो चीजों को समझ लेना बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एसिडिटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ना, एसिडिटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, एसिडिटी कंपेयर करने वाले। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं कि आपको एक सीरीज दी जाएगी। देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि आपको सीरीज दी जाएगी और इनमें से सबसे ज्यादा प्लस एम या फिर सबसे ज्यादा माइनस एम किसका होगा। तो अगर मैं माइनस एम की बात करूं, माइनस एम आपको पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक NO2, दूसरा दिया है COH, तीसरा दिया है बेटा CHO, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बेटा आपको SO3H। तो सबसे ज्यादा माइनस एम किसका है? तो NO2 वाले का है ना। अगर मैं प्लस एम वाली बात करूं, प्लस एम की बात करूं तो इसमें क्या ऑप्शन बनेंगे? एक बनेगा आपका OH, दूसरा बनेगा NH2, तीसरा बनेगा CH2 माइनस, और चौथा बनेगा बेटा आपका NH2 या फिर NH माइनस। ओके, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्लस एम किसका है? तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि प्लस एम सबसे ज्यादा CH2 को होता है। या तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर आपको सीरीज देगा, जैसे माइनस आई में आपने देखा उसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लस एम वाले होते हैं, वहां पे यानी यहाँ पे मेसोमेरिक वाले थे, वहां पे इंडक्टिव वाले थे। क्वेश्चन का तरीका वही होता है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो एक चीज याद करना है, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे एसिडिटी कंपेयर करोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो आपको एसिडिटी ऑर्डर बतानी है। यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर कभी कभी आपको ऑर्डर भी पूछते हैं। दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देख लो, है ना। ओके, तो आप देखो बेटा, हाँ यहाँ पे जो नहीं, वो अगले कंसेप्ट में हम क्लियर करवा देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, यहाँ पे COH लगा दिया, यहाँ पे मान लो हमने
कोई ग्रुप SO3H लगा दिया, और यहाँ पे मान लो हमने कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे कि कोई एक ग्रुप लगा देंगे, कौन सा ग्रुप लगाएंगे, -I वाला, चलो ठीक है, यहाँ पे हम CHO लगा देंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो देखो हमने अभी अभी बात की थी, जैसे I में करी थी, उसी तरीके की बात हम करेंगे। जो -M वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं बेटा? अभी हमने पढ़ा था, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं। तो इसमें से -I वाला पावर किसका ज्यादा है? तो आपको सबसे ज्यादा पता है कि -I वाला पावर NO2 का होता है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, और जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो उतना क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा। चलो ठीक है कि हाँ सर ठीक है, हमने मान लिया कि ये बताया, आपने सीरीज दी है तो इसके बेसिस पे आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हम ये कैसे डिसाइड करें कि एसिडिटी इसकी बढ़ती है? एसिडिटी क्या होती है? तो एसिडिटी क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे CO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, अगर मैं H को निकाल के यहाँ पे -4 दे दूं, क्या दे दूं बेटा? -4, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस है। और अब देखो, अगर मैं बात करूं इस निगेटिव चार्ज की, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? जो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसका चार्ज जो कम कराएगा। तो चार्ज कम कौन कराएगा? जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा वही चार्ज कम कराएगा। तो ये आपके चार्ज कम करने के लिए ये क्या करेगा? इधर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिंग में मूव करेगा। मतलब ये क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन रिंग से, ये रिंग अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बेटा? खींचेगी। इस वजह से ये क्या होता है बेटा? आपका स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? स्टेबल। तो जितनी ज्यादा आपकी अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, जो हम इसे कहते हैं कि कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी आपके मॉलिक्यूल की एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर होती है। समझ में आ गया? आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन और लेंगे और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म कर देंगे। उसी के साथ आपको 1-2 होमवर्क करने के लिए चीजें भी देंगे। चलो, आपका टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, तो हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं, है ना बेटा? इसमें आपको कंसीडर करना है कि इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, है ना। जितना ज्यादा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। ये अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज याद करना बेटा, यहाँ पे एक चीज को गौर कर लेना, जब भी आप मेटा पोजीशन की बात करोगे, मेटा पोजीशन की, जब भी रिंग में आप मेटा पोजीशन की बात करोगे तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है आपको। क्या देखना है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के साथ चलना है आपको। अगर मैं बात करूं ऑर्थो और पैरा, ये जानबूझ के एग्जांपल लिए है मैंने, है ना। ये एग्जांपल जानबूझ के डाले क्योंकि ऐसी इसी तरीके के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। तो ऑर्थो पैरा पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेसोमेरिक को ही देखना है आपको। मेसोमेरिक, इसी के बारे में बात करना है आपको। तो हमेशा याद रखना, अगर मेटा पोजीशन की बात करूं, क्योंकि ये तो ऑर्थो हो गया, ये मेटा, ये सारे के सारे मेटा वाले दिए हैं मैंने जानबूझ के, तो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना और ऑर्थो पैरा पे क्या करना है बेटा? आपको मेसोमेरिक इफेक्ट कंसीडर करना है। ओके, ये आपको 2 होमवर्क दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म होता है। तो हमने अब तक यहाँ पे देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या चीजें आती है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हाँ, ये क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हमने +m और -m की सीरीज भी देखी, इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हमने देखा। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा की है।
तो आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप आपके जितने भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, हम उस पर अगली बार उस कमेंट पे क्वेश्चन बना वीडियो बना के आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।